सो पैसिव साइन कन्वेंशन, पैसिव साइन कन्वेंशन। तो पैसिव साइन कन्वेंशन के बेसिस पे दो तरह का यहां पे हम पावर बताते हैं कि एक तो होगा पावर एब्जॉर्ब्ड और दूसरा होगा पावर डिलीवर्ड। कभी कभी इसको पावर सप्लाइड भी बोल देते हैं, ठीक है। पावर एब्जॉर्ब्ड और पावर डिलीवर्ड। पावर एब्जॉर्ब्ड को हम हमेशा पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करेंगे और ये नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे डिलीवर्ड को, ठीक है। पॉजिटिव पावर आ रहा है मीन्स पावर एब्जॉर्ब हो रहा है और नेगेटिव पावर आ रहा है मीन्स पावर डिलीवर हो रहा है, ठीक है। अब यहां पे इसी के बेसिस पे दो केसेस हम देख लेते हैं। केस वन में सपोज हमारे पास ये एक एलिमेंट है, हम नाम दे देते हैं एलिमेंट ए, एलिमेंट ए, ठीक है। यहां पे हमने पोलैरिटी डिफाइन कर दी V की, और ये केस वन है जिसमें करंट जो है यहाँ पे प्लस टर्मिनल से एंटर कर रहा है, ठीक है। तो जब कभी भी करंट प्लस टर्मिनल से एंटर करेगा तो उसको हम बोलेंगे कि पावर एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। इफ करंट एंटर्स इनटू पॉजिटिव टर्मिनल तो इसको हम बोल सकते हैं एंटर्स इनटू पॉजिटिव टर्मिनल, देन पावर इज एब्जॉर्ब्ड। और एब्जॉर्ब्ड पावर कितना होगा? एब्जॉर्ब्ड पावर जो होगा वो होगा VI, ठीक है, VI। अब इसी को एक और तरीके से बोला जा सकता है कि यहां पे देखिए, इफ करंट एंटर्स इनटू पॉजिटिव टर्मिनल देन पावर इज एब्जॉर्ब, ऐसा लिख देते हैं बाई एलिमेंट ए, ठीक है। एलिमेंट ए पावर एब्जॉर्ब कर रहा है। इसी को लिखने का एक और तरीका हो सकता है, आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि P इक्वल्स टू माइनस VI, P इक्वल्स टू माइनस VI पावर डिलीवर्ड बाई एलिमेंट ए। आपको करना यह है कि यहाँ पे VI की जगह माइनस VI आपने लगा दिया, माइनस VI आपने लगा दिया मीन्स आपका जो साइन है वो चेंज हो गया, और नेगेटिव पावर को हम क्या बोलते हैं? डिलीवर्ड। तो P इक्वल्स टू अगर माइनस VI, आप सेम कन्वेंशन में अगर आप देखना चाहें तो इसको आप बोल सकते हैं पावर डिलीवर्ड बाई एलिमेंट ए, बट P की वैल्यू आपको क्या करनी पड़ेगी? नेगेटिव करनी पड़ेगी। और अगर पॉजिटिव है तो वो क्या होगा? पावर एब्जॉर्ब। तो दोनों में से कोई भी तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन में आपको जो पूछेगा, जरूरी नहीं है कि एलिमेंट के बारे में आपको बताएगा कि ये एब्जॉर्ब करने वाला एलिमेंट है कि डिलीवर करने वाला एलिमेंट है, ठीक है। हर एलिमेंट के बारे में दोनों तरीके का क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। तो अगर आपने प्लस टर्मिनल से करंट को एंटर कराया है, आपका जो सर्किट में दिया हुआ है उसके हिसाब से प्लस टर्मिनल से वो एंटर कर रहा है, और पावर की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, मतलब आपका जो पावर क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा। या पावर एब्जॉर्ब हो रहा है तो पावर की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी, ठीक है। सेकेंड केस आपसे अगर पूछ दिया कि भाई इसी पर्टिकुलर एलिमेंट से डिलीवर कितना हो रहा है, तो डिलीवर के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सेम जो एब्जॉर्ब हो रहा है पावर उसमें माइनस साइन लगा के आप लिख सकते हैं कि इतना पावर क्या हो रहा है? डिलीवर हो रहा है। इसी के बेसिस पे सेकेंड केस हम देखते हैं, केस नंबर 2, ठीक है। केस नंबर 2, तो केस नंबर 2 में हम क्या करेंगे? करंट को, डायरेक्शन को हम यहां पे चेंज कर देंगे। सेम एलिमेंट हमने कंसीडर किया,
एलिमेंट ए। अब यहां पे करंट जो है ये प्लस टर्मिनल से लीव कर रहा है, करंट प्लस टर्मिनल से बाहर निकल रहा है। ठीक है, यहाँ पे एंटर कर रहा था, यहाँ पे लीव कर रहा है, या आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि माइनस टर्मिनल से एंटर कर रहा है। ठीक है, माइनस से एंटर कर रहा है या प्लस से बाहर निकल रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा था, प्लस से एंटर कर रहा था और माइनस से बाहर निकल रहा था। ठीक है, तो इस केस में इफ, ध्यान से देखिए इस पॉइंट को, इस करंट एंटर्स इनटू, सॉरी, हाँ, इनटू नेगेटिव टर्मिनल और लीविंग पॉजिटिव टर्मिनल, then power is delivered by element A। ठीक है, देन पावर इज डिलीवर्ड बाय एलिमेंट ए, और इस पावर की जो वैल्यू होगी वी आई। ठीक है, P इक्वल्स टू वी आई पावर जो होगा वो क्या करेगा, एलिमेंट हमारा डिलीवर्ड करेगा। इफ करंट एंटर्स इनटू नेगेटिव टर्मिनल और लीविंग पॉजिटिव टर्मिनल देन पावर इज डिलीवर्ड बाय एलिमेंट ए। अब इसी चीज को आप सेम जैसे यहां पे हमने फॉलो किया था वैसे ही लिख सकते हैं कि P इक्वल्स टू माइनस वी आई अगर कर दें तो इतना पावर क्या करेगा, पावर एब्जॉर्ब्ड बाय एलिमेंट ए। ठीक है, तो प्लस टर्मिनल से एंटर करना, प्लस टर्मिनल से लीव करना, दोनों केस जो है उसको आपको क्लियर समझ लेना है। प्लस टर्मिनल से एंटर किया तो पावर उसने एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब पावर की वैल्यू आई पॉजिटिव। माइनस टर्मिनल से एंटर किया या प्लस टर्मिनल से लीव किया तो उस केस में आपकी पावर की वैल्यू आई पॉजिटिव और पावर क्या हुआ, डिलीवर्ड हुआ। अब जस्ट इसका अपोजिट आप लिखना चाहें, आपसे पूछ दिया, सपोज साइन ऐसा ही दिया हुआ है, आपसे पूछ दिया कि भाई आपको एब्जॉर्ब पावर बताना है, तो आपको पहले डिलीवर्ड वाला आप निकाल के उसमें नेगेटिव साइन लगा सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको साइन के साथ साथ एब्जॉर्ब और डिलीवर्ड कुछ भी पूछ सकता है, इसीलिए ये आपको समझना जरूरी है, ये चारों केसेस समझना जरूरी है। सो दिस इज ऑल अबाउट पैसिव साइन कन्वेंशन। ये अगर आपको क्लियर है तो कमेंट में बताएं। ठीक है, इसमें कोई डाउट है, इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो वो भी मेरे को कमेंट में बताएं। ठीक है, अब नेक्स्ट पावर के पैसिव साइन कन्वेंशन के बाद नेक्स्ट है हमारे पास एक छोटा सा लॉ है जिसको हमको समझना जरूरी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो हर इलेक्ट्रिकल सर्किट में फॉलो होना चाहिए। ठीक है, हर इलेक्ट्रिकल सर्किट मस्ट बी फॉलोड in each electrical circuit। और इसका जो स्टेटमेंट है एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिगार्डिंग टू पावर, जो इसका स्टेटमेंट है कि द algebraic sum of power at any instant of time must be equal to 0। The algebraic sum of power, algebraic sum of power at any instant of time must be
इक्वल टू 0, मस्ट बी इक्वल टू 0। मैथमेटिकली आप इसको लिख सकते हैं समेशन ऑफ पावर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिगार्डिंग पावर। तो ये जो यहाँ पे ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि होता क्या है, आपको ऐसे क्वेश्चन सर्किट में मिलेंगे, कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होगी पावर कैलकुलेट करने के लिए। तो वहाँ पे आपके पास अगर एक या दो एलिमेंट का आपने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, तो इसका यूज करके आप तीसरे एलिमेंट का कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज आपके पास 3 एलिमेंट, 2 का आपको पता है, तो इसका समेशन ऑफ तीनों का आप इक्वल टू 0 कर देंगे और तीसरे का आपको पावर मिल जाएगा। तो ऐसे केसेस में आपको ये काम आएगा। ठीक है, सो दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये तो हो गया कि पावर के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं एक और इंपॉर्टेंट क्वांटिटी, एनर्जी। तो एनर्जी की अगर फॉर्मल डेफिनेशन देखें तो इट इज सिंपली द कैपेसिटी टू डू अ वर्क। ठीक है, एनर्जी इज द कैपेसिटी it is capacity to do a work। ठीक है, किसी भी वर्क के करने की कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, मैथमेटिकली इसको हम देख सकते हैं, मैथमेटिकली इसका जो फॉर्मूला है बाय यूजिंग पावर फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। So mathematically it is defined as, suppose टाइम t1 से टाइम t2 तक आप कैलकुलेट कर रहे हैं पावर को, तो ये हो जाएगा W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन t1 to t2 p dt। और अब इसकी यूनिट देख लेते हैं। द यूनिट फॉर एनर्जी, unit for energy is joules। इसकी एनर्जी की यूनिट क्या होगी? जूल्स, जूल से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो यूनिट फॉर एनर्जी हमने देखा जूल। ठीक है, एक और यूनिट प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए या ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी जो कंपनियां होती हैं वो एक और टर्म का यूज़ करती हैं, दैट इज़ वॉट आवर। वॉट आवर भी जो है ये वॉट मतलब पावर की यूनिट है और आवर जो है वो टाइम की यूनिट है। तो इसी फॉर्मूले का यूज़ करके ये भी बना हुआ है। ठीक है, इसकी यूनिट है वॉट और इसकी यूनिट है आप बोल सकते हैं पावर की यूनिट है वॉट और इसकी यूनिट सेकंड्स में, यहाँ पे आवर्स में लिया गया। ठीक है, तो 1 वॉट आवर जो होगा उसका रिलेशन हम निकाल सकते हैं जूल के साथ। 1 वॉट आवर, वॉट का रिलेशन हमको जूल के साथ पता है, जूल्स पर सेकंड होता है ये। ठीक है, और आवर्स को आप कन्वर्ट कर सकते हैं सेकंड में, 60 × 60 सेकंड्स। तो सेकंड और सेकंड ये कैंसिल हो गया। 1 वॉट आवर जो आएगा आपका 3600 जूल्स के बराबर आएगा। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्स में तो डायरेक्टली ये वैल्यू ही पूछ देता है कि 1 वॉट आवर इसके बीच में रिलेशन क्या होता है, तो वहाँ पे आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो रिलेशनशिप हो गया वॉट आवर और जूल्स के बारे में। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट एनर्जी। एनर्जी कैलकुलेशन के लिए आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे और ये इसका यूनिट कैलकुलेशन। ठीक है, तो अभी तक हमने बेसिक क्वांटिटीज ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में हमने कवर किया चार्ज, सेकेंड क्वांटिटी करंट, करंट और चार्ज के बीच का रिलेशन देखा हमने। थर्ड हमने वोल्टेज, फोर्थ क्वांटिटी हमने देखी पावर और फिफ्थ क्वांटिटी एनर्जी, और इन सब के बीच का रिलेशनशिप, इनकी यूनिट्स। तो ये इसका पूरा थ्योरी हो गया। जितने भी आपके पॉइंट्स इसमें कवर कराए गए फॉर्मूले सब आप शॉर्ट नोट्स वाली कॉपी में बिल्कुल नोट कर लीजिए, यूनिट नोट कर लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जैसे इस तरह के टर्म है वो नोट कर लीजिए। ठीक है,
अब इसी नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इन्हीं जो बेसिक क्वांटिटीज़ हैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है, कि किस तरीके से इनको यूज़ करके हम न्यूमेरिकल्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो सर्कुलेट कीजिए आप, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू।